हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारी बुक 2 है। बुक 2 से चैप्टर नंबर 4 है हमारा भारत के विदेश संबंध। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस चैप्टर में से तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अपने यहाँ पे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर लिख रखा है। तो देखिए, ये जो थंबनेल होता है ना, ये हम एडवांस में बना के रखते हैं, ठीक है। अगर किसी चैप्टर में से 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके चक्कर में हम ये थोड़ी बदलेंगे, तो उस पे ध्यान मत दो। यहाँ पे क्या लिखा है बस ये समझना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो है। और जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो बनाई है, जो आपका अभी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का। हमारा जो न्यू चैनल है उस पर हमने वीडियो डाली थी, लाइव वीडियो बनाई थी वो। तो आप उसे जाकर ज़रूर देख लो, क्योंकि वहाँ से आपको पैटर्न पता लग जाएगा। और चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है या आपने देख भी रखी है, तो प्री बोर्ड से पहले एक बार दोबारा से सारे के सारे चैप्टर को अच्छे से देख लो। सभी चैप्टर के एमसीक्यू अच्छे से देख लो। और इससे पहले के जो जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे मैंने मिड टर्म के टाइम पे, वो क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख लो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने हैं। और आप हमारी वेबसाइट पे नोट्स फ्री में पढ़ सकते हैं। क्लास 12th के लिए आपको क्या करना है, eklavyastudypoint.com में जाके अपने 12th क्लास वाले सेक्शन में जाके अपने सब्जेक्ट में जाके नोट्स को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेहरू जी की विदेश नीति के मुख्य तत्व बताइए, या फिर नेहरू जी के अनुसार जो विदेश नीति में क्या तत्व होने चाहिए, ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, नेहरू जी के समय में जो विदेश नीति थे उसमें 3 प्रमुख बातें थी, वो आपको समझनी है। एक तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्योंकि आपको पता है हमारा देश जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो कि कठिन संघर्ष से, यानी बहुत मुश्किल से हमारा देश आज़ाद हुआ था, बहुत संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद जो हमें संप्रभुता मिली है उसको अपने को क्या करना है, बचा के रखना है, ठीक है। फिर क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या होता है, देश के टुकड़े होने से बचाना, यानी कि किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, खंडित होने से बचाना। तो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना यानी पूरे देश को एक जैसा बनाए रखना, उसके टुकड़े नहीं होने देना, ठीक है, ये। और तीसरे नंबर पे था कि तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, क्योंकि जिस समय आपको पता है हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश में आर्थिक विकास की बहुत समस्या थी, गरीबी थी, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से हमको आर्थिक विकास करना था। तो ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, ठीक है, नेहरू जी के अनुसार। तो ये याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का वर्णन करो। जो हमारी नॉन अलाइंग मूवमेंट वाली पॉलिसी थी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, यानी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, 1939 से लेके 1945 तक, उसके बाद यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, 1945 के बाद आप ये मान लो सीधा सीधा 1945 के बाद दुनिया जो थी वो 2 गुटों में बट गई थी, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर, ठीक है। यूएसए मतलब अमेरिका, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, यानी दुनिया 2 गुटों में बांट दी गई थी। ऐसे में दुनिया के सामने ऑप्शन यही बचे थे, या तो वो यूएसए के गुट में शामिल हो जाएं या फिर वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाएं, ठीक है। तो भारत ने क्या फैसला करा कि ना तो हम अमेरिका वाले गुट में शामिल होंगे, ना ही हम सोवियत संघ वाले गुट में शामिल होंगे। हम तो भाई इन दोनों से अलग रहेंगे। यानी इन्होंने एक तीसरा गुट बना लिया, आप ये समझ सकते हो, या तीसरा एक समूह बना लिया जिसको कहा जाता है गुट निरपेक्ष, ठीक है। यानी कि दोनों ही गुट से अपने आप को अलग रखना गुट निरपेक्षता कहलाता था। तो भारत ने इन दोनों से अपने आप को अलग रखा, गुट निरपेक्षता में शामिल हुआ। और जो नए देश आज़ाद हो रहे थे, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर एशियन कंट्रीज हो, ठीक है, अफ्रीका या एशिया के देश, उन देशों को भी भारत ने मोटिवेट किया कि आप उधर जाने की बजाय आप इधर आ जाओ, नॉन अलाइंग मूवमेंट में आ जाओ, यानी कि गुट निरपेक्ष की नीति को अपना लो, ठीक है। तो ये भारत की गुट निरपेक्षता की नीति थी। इसके तहत क्या क्या फायदे, क्या नुकसान हुए, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद दुनिया जो थी 2 गुटों में बट गई थी, ठीक है, एक यूएसए वाला, एक यूएसएसआर वाला। ऐसे में भारत ने दोनों ही गुटों से अपने आप को अलग रखने का फैसला किया था। भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति जो थी उसको अपनाया था और अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम हुआ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने का सबसे जो बड़ा फायदा जो था भारत को, वो ये था
कि देखो अगर मान लो वो यूएसए में शामिल हो जाता तो उसको यूएसए की बात माननी पड़ती भारत को, अगर मान लो भारत यूएसएसआर में शामिल हो जाता तो कहीं ना कहीं हम उसकी बात मानते। लेकिन हमने क्या किया, हम दोनों में शामिल नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र हैं। तो अपने फैसले जो हैं वो हम स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र होकर अपने फैसले को ले पाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होकर अपने फैसले को ले पाए, हमको ये फायदा हुआ। अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो हम अपने फैसले जो थे, अंतर्राष्ट्रीय फैसले, वो स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाते, ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट था। और देखो क्या था, भारत ने नव स्वतंत्र देशों को भी गुट निरपेक्ष में शामिल किया, यानी जो नए नए देश आजाद हो रहे थे उस समय में, ठीक है, चाहे वो एशिया के देश हों चाहे वो अफ्रीका के देश हों, उनको भी भारत ने ये कहा कि आप यूएसए में मत जाओ, यूएसएसआर में मत जाओ, आप हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाओ, ठीक है। तो उससे क्या हो, इससे फायदे क्या थे, देखो इससे फायदा ये था कि भारत दोबारा से गुलाम नहीं होना चाहता था, क्योंकि 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी हमने वैसे ही झेली थी, उसके बाद अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1945 के बाद की ये बात है। भारत भी तो 1947 में आज़ाद हुआ है, तो यानी आसपास की बात है। अब भारत नहीं चाहता था कि वापस से यूएसए या यूएसएसआर के किसी के दबाव में रहना पड़े, इसलिए भारत ने अपने आप को अलग रखा था, ठीक है, यानी कि भारत गुलाम नहीं होना चाहता था, इसलिए भारत ने दोनों खेमों से अपने आप को दूर रखा था। भारत ने अपने आप को नाटो और वार्सा जैसे जो सैन्य संगठन थे इससे भी दूर रखा। अमेरिका यानी जो अमेरिकी गुट है उसने नाटो संगठन बनाया था, ठीक है, जो सोवियत संघ है उसने वार्सा संघ बनाया था, वार्सा गुट बनाया था, ये एक तरह से सैन्य संगठन थे। भारत ने अपने आप को इन दोनों से भी दूर रखा, ठीक है, और भारत ने हमेशा से विभिन्न देशों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया, ठीक है, अगर मान लो विभिन्न देशों के बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो भारत हमेशा से अग्रसर रहा है उनके समझौते को कराने के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया गुट निरपेक्ष वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ये आपके पेपर में बहुत आता है, मैं आपको कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है इसके बारे में बताना है। एफ्रो मतलब अफ्रीका है, और एशियाई मतलब आप जानते हो एशिया है, यानी अफ्रीका और एशिया का जो एक सम्मेलन था उसके बारे में आपको बताना है। तो नेहरू जी के दौर में भारत ने अफ्रीका और एशिया के जो नए स्वतंत्र देश थे उनके साथ अपना कांटेक्ट बनाया था, ठीक है, यानी एशिया के जो नए देश आज़ाद हो रहे थे, ठीक है, या अफ्रीका के जो नए देश आज़ाद हो रहे थे उसके साथ नेहरू जी ने अपना संपर्क बना रखा था। 1950 के दशक में नेहरू ने एशियाई एकता को बहुत महत्व दिया कि एशिया के सारे देश जो हैं आपस में एकता को स्थापित करें, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस था किसका, नेहरू जी का, ठीक है। फिर भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस समय, और नेहरू जी ने 1947 के मार्च महीने में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन करवा दिया था, यानी उस समय अपना देश आज़ाद भी नहीं था और हमने क्या करा था, ये सम्मेलन करवा दिया था, ठीक है, याद रखना ये। और भारत ने इंडोनेशिया का जो आज़ादी के लिए प्रयास किया था, ये आपके पेपर में एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि भारत ने किसकी आज़ादी के लिए प्रयास किया था, और ऑप्शन में दे देंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भारत ने प्रयास किया था, ठीक है। फिर औपनिवेशीकरण का हमने खुल के विरोध करा, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था, दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बना लिया था, ये औपनिवेशीकरण कहलाता था। और भारत हमेशा से औपनिवेशीकरण की नीति हो, साम्राज्यवाद की नीति हो, भारत हमेशा इसका क्या है, विरोधी रहा है, ठीक है। फिर इंडोनेशिया का एक शहर है बोंडुंग, ये याद रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडोनेशिया का एक शहर है बोंडुंग, यहाँ पे 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो पेपर में आ जाता है कई बार बोंडुंग सम्मेलन, देखो बोंडुंग में हुआ था इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोंडुंग सम्मेलन। लेकिन पेपर में मान लो अगर ऐसे पूछें कि बोंडुंग सम्मेलन कब हुआ, तो आपको बताना है 1955 में हुआ था, ठीक है। अगर मान लो बोंडुंग सम्मेलन की जगह एफ्रो एशियाई सम्मेलन पूछे तो भी आपको वही बताना है, क्योंकि दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, बस इसका नाम पड़ गया है क्योंकि बोंडुंग में हुआ था, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो क्लियर है। आगे देखो, इसी सम्मेलन में, ये जो सम्मेलन हुआ था यहीं पे गुट निरपेक्षता की जो नीति है, पॉलिसी है, इसकी नींव यहीं पड़ गई थी, यानी कि शुरुआत इसकी इसी सम्मेलन में हो चुकी थी, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से आपके छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तो है ही। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के जो संबंध है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, इंडिया चाइना के रिलेशन जो है इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी है। तो आप सभी जानते हैं कि चाइना जो है वो हमारा पड़ोसी देश है, और चाइना की जो क्रांति हुई थी वो 1949 में हुई थी, ठीक है, चीनी क्रांति जो कि माओ के नेतृत्व में हुई थी,
और भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत जो है वो दोस्ताना ढंग से की थी, लेकिन चाइना जो है ना, चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है। हमने तो उसके साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन चीन ने 1962 में भारत पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। और जब भारत और चाइना का युद्ध हो गया था, उसके बाद दोनों के रिलेशन जो थे, संबंध जो थे, ठीक है, वो सामान्य नहीं रहे, क्योंकि किसी का भी अगर किसी से युद्ध हो जाए तो रिलेशन सामान्य नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बाद संबंध सामान्य हो गया, यानी दोनों तरफ राजनीतिक नेतृत्व बदला। कहने का मतलब है चाइना में भी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह होंगे वो बदल गए होंगे, इंडिया के भी जो नेतृत्व है वो बदला होगा। तो दोनों देशों के जो नेता थे, इन्होंने एक दूसरे के देशों का दौरा किया, ठीक है, विजिट किया, और दोनों देशों के बीच में आपसी व्यापार बढ़ा, ठीक है। भारत और चाइना के बीच में विवादित मुद्दों पर बातचीत को दोनों देश तैयार हो गए। जिन बातों पर विवाद था, जिन मुद्दों पर विवाद था, उन सभी चीजों पे दोनों देश क्या हुए, तैयार हुए। तो ये सारे रिलेशन है इंडिया और चाइना के, कि शुरू में कैसे थे, बाद में युद्ध हुआ, फिर क्या हुआ, फिर बाद में नेतृत्व बदला, फिर रिलेशन ठीक हुए, ठीक है, व्यापार बढ़ा, विवादित मुद्दों पर बातचीत हुई। ये सारी बातें आप बता सकते हो इसके अंतर्गत। और देखो, भारत और चीन के बीच में एक समझौता भी हुआ है जिसको बोला जाता है पंचशील समझौता, ठीक है, जो कि 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसमें 5 प्रमुख बातें थी, या 5 मुख्य बातें थी, आप यही याद रखना है, ठीक है। इस समझौते में भारत की तरफ से नेहरू जी थे और चाइना की तरफ से चाउ एन लाई थे। नाम याद रखना, चाउ एन लाई, ठीक है, इन्होंने ये समझौता किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान जो है, इसके बीच में विवाद के कारण बताइए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हमेशा से रहता है, तनातनी हमेशा से रहती है, तो उसके पीछे क्या कारण है ये बताइए। तो देखिए, एक तो सीमा विवाद कारण है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद एक मुख्य कारण है। फिर कश्मीर के मुद्दे को लेकर विवाद है, ठीक है। कश्मीर पर पाकिस्तान ये दावा करता है कि कश्मीर जो है वो उसका है, ठीक है, लेकिन भारत का वो हिस्सा है, ठीक है, भारत का अभिन्न अंग है, तो भारत इस चीज का विरोध करता है। और फिर सर्किट रेखा विवाद है, गुजरात, वहाँ पे रण, ठीक है, वहाँ पे कक्ष, फिर सर्किट रेखा है जहाँ पे, यहाँ पे इनका एक विवाद है। फिर आतंकवाद का मुद्दा, सबसे जो मेन, जब भी भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का क्वेश्चन आए ना, तो एक पॉइंट आपको सबसे पहले लिखना है, वो है आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद को पाला पोसा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। आतंकवादियों को पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, उनको हथियार प्रोवाइड कराना, ये सारी सुविधाएं जो है पाकिस्तान देता है, और इंडिया पे कई बार अटैक हो रखे हैं। तो ये एक मुद्दा है जो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विवाद का मुद्दा रहता है। फिर अलगाववाद को पाकिस्तान की तरफ से बढ़ावा, भारत में कभी भी अलगाववाद का कोई मुद्दा हो, जैसे कि आप देखोगे खालिस्तान का मुद्दा कई बार उठता है, तो इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कौन करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा हमेशा। आपने वो लाल डेंगा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, मिजोरम वाला, तो आपको याद होगा ना, मिजोरम में जो अलगाववाद की जो आग उठी थी, उसमें भी पाकिस्तान क्या था, पाकिस्तान का कनेक्शन था, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा था। तो भारत में जब भी कोई अलगाववाद का अगर मुद्दा उठता है तो पाकिस्तान हमेशा उसके सपोर्ट में रहता है। तो ये सारे जो कारण हैं ये विवाद के कारण है, ठीक है, इसके बारे में आप पेपर में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु नीति के बारे में आपको बताना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इस चैप्टर से आप इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, भारत की परमाणु नीति क्या है, तो भारत की जो परमाणु नीति है, यानी जो परमाणु हथियार हम रखेंगे वो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए रखेंगे, यानी सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है, ये हमारी परमाणु नीति है। फिर दूसरा, इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, यानी भारत कभी भी जो परमाणु हथियार है उसका फर्स्ट यूज नहीं करेगा, यानी पहले इसका प्रयोग कभी भी नहीं करेगा, ऐसा भारत की पॉलिसी में था। लेकिन ये पहले की सरकारों में था, ठीक है, ये नेहरू जी के टाइम रहा होगा। वर्तमान में जो सरकार है एनडीए, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने ये कहा है कि हम इस चीज पर विचार कर सकते हैं, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे हम विचार कर सकते हैं। यदि हमको लगता है कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है या
कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, तो हम इस चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा से इस पर विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि फर्स्ट यूज़ करना है तो हम फर्स्ट यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर परमाणु अप्रसार संधि का विरोध, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि जो है वो भारत जैसे देशों को परमाणु हथियार बनाने से, उसको रखने से रोकती थी, ठीक है, रोक रही थी। तो इसका भारत ने खुलकर विरोध करा था, कहा था कि ये हमारे साथ भेदभाव है, क्योंकि जो शक्ति संपन्न देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने तो भाई परमाणु हथियार प्राप्त भी कर लिए और रख भी लिए। यदि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बनाते हैं तो हमारे ऊपर ये संधियां थोपी जाती है, जो कि गलत है, ठीक है। आगे देखिए, फिर शांति उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति बनाई, यानी भारत ने जो ये परमाणु शक्ति प्राप्त की है या अणुशक्ति जो बनाई है, ये शांति उद्देश्यों के लिए, हमने किसी को मारने के लिए, किसी से युद्ध करने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है, शांति उद्देश्यों के लिए। फिर क्या है, निरस्त्रीकरण के लिए भारत तैयार है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ खास प्रकार के हथियार होते हैं, उसकी रोकथाम या उसको कंट्रोल के लिए भारत उसके उसके लिए हमेशा से तैयार रहा है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हो, ठीक है। 4 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आएगा तो आपको 4 ही पॉइंट लिखने होंगे, 6 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो, भारत की विदेश नीति का प्रमुख तत्व बताइए। भारत की विदेश नीति जो है उसके प्रमुख तत्व। अब आपको याद आएगा कि सबसे पहले हमने यही तो क्वेश्चन करा था, नेहरू जी के अकॉर्डिंग विदेश नीति के तत्व, तो वो भी है और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट देख लो, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना, जिसके तहत ना तो हम यूएसए के ग्रुप में शामिल होंगे, ना ही हम यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हुए, दोनों से हमने अपने आप को अलग रखा। इसको गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं और भारत ने इसका हमेशा क्या करा है, पालन किया है, ठीक है। दूसरा है कि भारत हमेशा से साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है, यानी ये जो ब्रिटेन ने, जो खासकर ब्रिटेन ही नहीं, बहुत सारे देश थे, जैसे यूरोप के बहुत सारे देश थे जिन्होंने दुनिया के कई देशों को, चाहे वो एशिया के देश हों, अफ्रीका के देश हों, लैटिन अमेरिका हो गया या नॉर्थ और साउथ अमेरिका के देश हो गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तक के देशों को अंग्रेजों ने, इन्होंने गुलाम बना रखा था, ठीक है। और गुलाम बनाने वाले कौन थे, ब्रिटेन ने बनाया, स्पेन ने बनाया, फ्रांस ने बनाया, पुर्तगाल ने बनाया, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाया, ठीक है, अपना साम्राज्य वहां पे फैलाया। और भारत हमेशा से साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर हो जाए, मान लीजिए, उसको शांतिपूर्वक तरीके से हल करना चाहिए, भारत इस चीज का सपोर्ट करता है। निशस्त्रीकरण होना चाहिए, कुछ खास प्रकार के हथियारों पे कंट्रोल होना चाहिए, भारत ने पंचशील का समझौता भी किया। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक और सक्रिय भागीदारी हमेशा से भारत निभाता आया है, चाहे यूएनओ में अपनी शांति सेना भेजनी हो, यूएनओ के फंड में अपना योगदान देना हो, या फिर और भी किसी मुद्दे में शामिल होना हो, तो भारत हमेशा से एक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये हमारी विदेश नीति के जो मेन तत्व हैं, आप ये बता सकते हो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि सीटीबीटी जो है, जिसको व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है, और जो एनपीटी है, जो परमाणु अप्रसार संधि है, इस पे हस्ताक्षर भारत ने क्यों नहीं किए, या फिर भारत इसका विरोध क्यों करता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत को लगता है कि ये जो संधि है ना, ये भेदभावपूर्ण है, भारत के साथ भेदभाव करती है। अब देखो, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इन देशों ने, ये जो विकसित देश हैं, इन्होंने तो क्या करा, जो परमाणु हथियार है वो तो प्राप्त कर लिए, लेकिन जो भारत जैसे देश अगर उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, या उसका परीक्षण करने की कोशिश करें, तो उस पर बैन लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए भारत कहता है कि ये तो भाई विरोध, ये कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये भेदभाव वाली नीति है। भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु शक्ति रखना चाहता था, लेकिन ये संधि इस प्रकार प्रतिबंध लगाती थी, ठीक है, इस पे प्रतिबंध लगाती थी, इसलिए क्या किया गया, इसका कहीं ना कहीं विरोध भारत करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1950 के दशक के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध जो थे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ खटास आ गई थी, उसके पीछे आपको कोई 2 रीज़न बताने हैं। तो देखिए, भारत और अमेरिका के जो रिलेशन थे थोड़े से खराब हुए, उसके पीछे एक रीज़न ये था कि यूएसए जो है, यूएसए का दुश्मन था यूएसएसआर, ठीक है, यानी कि अमेरिका का दुश्मन था सोवियत संघ, और भारत का दोस्त था सोवियत संघ, यानी भारत के जो रिलेशन थे वो ज़्यादा अच्छे थे सोवियत संघ के साथ, इसलिए अमेरिका भारत से नाराज हुआ। तो भारत के सोवियत संघ के साथ जो मधुर संबंध थे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो नाराज होता है। फिर भारत अन्य जो दूसरे नव स्वतंत्र देश थे उनको गुट निरपेक्षता की नीति की तरफ ले जा रहा था, इससे भी अमेरिका जैसे देश नाराज हुए। क्यों? क्योंकि भाई
अमेरिका चाहता था कि जो नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं वो हमारी तरफ आ जाएं, लेकिन भारत ने उनको उधर जाने से रोका। ठीक है, सोवियत संघ भी चाहता था लेकिन उधर भी जाने से रोका। वो भारत ने इनको गुटनिरपेक्षता की तरफ ले गए। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका जैसा देश जो था वो नाराज था। फिर 1962 का जो भारत और चीन का जो युद्ध है, इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। तो देखिए, इससे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची। क्यों? क्योंकि भाई किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, अचानक से हुआ और भारत उस युद्ध को हार गया। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान पे चोट थी। फिर भारत की छवि जो थी वो देश में तो खराब होती है, विदेशों में भी हमारी छवि को धक्का लगा, हमारी छवि खराब हुई। प्रमुख जो सैन्य कमांडर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो हमारे रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन थे उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया था उस समय में। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ था कि नेहरू जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस पर बहस हुई, चर्चा हुई। ठीक है, और इसमें नेहरू जी की आलोचना हुई, क्योंकि ये कहा गया था, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने उनको पहले भी समझाया था कि चाइना जो है वो ज़्यादा भरोसे का नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, तो हमें अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत रखना चाहिए, और खासकर बॉर्डर पे। लेकिन जो नेहरू जी थे वो चाइना के प्रति इतना ज़्यादा सचेत नहीं थे, उनको लगता था नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, उनको ये लग रहा था। तो इसके लिए नेहरू जी की खूब आलोचना हुई। ठीक है, फिर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो दो टुकड़ों में बट गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में दो टुकड़ों में बटी थी, और एक तो हो गई सीपीआई, एक हो गई सीपीआई एम मार्क्सवादी। ठीक है, तो ये हुआ। फिर इस 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना भी हुई। तो ये सब क्या है, इसके कहीं ना कहीं प्रभाव के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर जो है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।